जिंदगी के उतार चढ़ाव के अनोखे रंग और उनसे जुड़े उतने ही मुद्दे, चाहे वो हो शिक्षा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध, महिला सुरक्षा, भ्रूण हत्या, किसान और कृषि, पर्यावरण, खेल और ना जाने कितने मुद्दे। इन सभी और अनेकों मुद्दों पर हम करेंगे परिचर्चा एसवीएन न्यूज के खास कार्यक्रम इशू टुनाइट में। इशू टुनाइट एट 9 ऑन सैटरडेज एंड संडेज, ओनली ऑन एसवीएन न्यूज। क्यों बढ़ रही है देश में महंगाई? क्यों घट रहा है लिंग अनुपात? शिक्षा का बदलता स्वरूप? क्यों बढ़ रहा है भ्रष्टाचार? स्वास्थ्य के प्रति आप कितने हैं सचेत? राजनेताओं की रणनीतियां, अपराध जगत पर पैनी नजर। क्यों है महिलाएं असुरक्षित? देश में क्यों हो रही है भ्रूण हत्याएं? किसान कैसे बढ़ाएं कृषि उत्पादन? कैसे बनाएं पर्यावरण को सुरक्षित? खेल जगत से जुड़ी समस्याएं और अन्य संबंधित मुद्दों पर करेंगे बातचीत। देखते रहिए इशू टुनाइट एसवीएन न्यूज पर साक्षी अरोड़ा के साथ। इशू टुनाइट एट 9 ऑन सैटरडेज एंड संडेज, ओनली ऑन एसवीएन न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं लोकपाल बिल। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार ने आज आम आदमी का जीवन दूभर कर दिया है। समाज के हर तंत्र में भ्रष्टाचार अपने पैर पसार चुका है। इसलिए आज समाज से भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए लोकपाल बिल की आवश्यकता पहले से भी और ज्यादा महसूस होने लगी है। लोकपाल शब्द का उच्चारण पहली बार LM सिंघवी ने वर्ष 1963 ईस्वी में संसद में एक डिबेट के दौरान किया। उनके बेटे डॉक्टर अभिषेक सिंघवी उस पार्लियामेंट कमेटी के अध्यक्ष हैं जो इस बिल की समीक्षा कर रहे हैं। वर्ष 1968 में शांति भूषण ने पहली बार लोकपाल बिल का प्रस्ताव रखा। इसके बाद यह बिल संसद में समय समय पर रखा जाता है, जैसे 1971 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में, 1996 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में और वर्ष 2008 में। लेकिन कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस बिल को असरदार नहीं माना। ये सामाजिक कार्यकर्ता इंडिया अगेंस्ट करप्शन नामक संस्था के नीचे एकजुट हुए और इन्होंने एक अलग बिल की रूपरेखा तैयार कर सरकार के सामने रखा, जिसका नाम रखा गया जन लोकपाल बिल। इस समिति के संचालक अन्ना हजारे, जो कि एक गांधीवादी नेता हैं, उनकी देखरेख में ही इस बिल को पब्लिक सपोर्ट मिलना शुरू हो गई। इस सामाजिक संस्था के अन्य मुख्य सदस्य हैं किरण बेदी, शांति भूषण, प्रशांत भूषण व अरविंद केजरीवाल। अन्ना हजारे ने 16 अगस्त को फिर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया। 16 अगस्त को अन्ना हजारे को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। जेल से छूटते ही उन्होंने रामलीला मैदान में अपना अनशन जारी रखा, जो कि अगले 12 दिनों तक जारी रहा। इसके बाद सरकार और टीम अन्ना के बीच इस बिल को लेकर काफी खींचतान हुई और लोकपाल बिल में और संशोधन करके सरकार ने इस बिल को फिर से 17 दिसंबर वर्ष 2011 ईस्वी को संसद में प्रस्तावित किया। लेकिन टीम अन्ना को वो बिल भी मान्य नहीं था और उस बिल को इनफेक्टिव कहते हुए अन्ना ने 27 दिसंबर 2011 से मुंबई के आजाद मैदान में अनशन पर बैठने का ऐलान कर दिया। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर टीम अन्ना व सरकार में मतभेद है, जैसे न्यायपालिका, प्राइम मिनिस्टर लोकपाल बिल के दायरे में आए और सबसे महत्वपूर्ण CBI पर किसका नियंत्रण हो, सरकार का या लोकपाल का। तो इन्हीं और अन्य कई मुद्दों को लेकर आज हम अपने स्टूडियो में परिचर्चा करेंगे लोकपाल व जन लोकपाल बिल पर। नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी फिर से हूँ हाजिर प्रोग्राम इशू टुनाइट में। करप्शन यानी भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें बेहद मजबूत कर ली हैं और हम सब अपने दैनिक जीवन में इसका सामना भी करते हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी जरूरत है इसे मिटाने की, इसे खत्म करने की, और इसी के लिए मिलीजुली कोशिश है जन सामान्य और सरकार की, जिसका नाम है लोकपाल बिल। तो आखिर क्या है ये लोकपाल बिल और कितना कारगर साबित होगा यही है आज की चर्चा का विषय, जिसके लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर प्रदीप जैन, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, नवीन जय हिंद, अन्ना टीम कोर कमेटी के सदस्य एवं जय हिंद छात्र मोर्चा के अध्यक्ष, व सतीश पंसारी जो हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम इशू टुनाइट में।
सतीश जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। हम लोकपाल बिल की बात करते हैं। 1963 में जो एलएम सिंघवी थे, उन्होंने सबसे पहले इसका हमें नाम दिया और उसके बाद बार बार ये मुद्दा उठता रहा है। न जाने कितनी बार ये मुद्दा उठा है और फिर बैठ गया है। 2011 में फिर से उठा है। तो आखिर क्या है इस लोकपाल बिल, इस पिटारे में आखिर क्या है जो आज तक ये लागू नहीं हो पाया? अभी देखो, कांग्रेस पार्टी ने जिन लोकपाल बिल बनाया और संसद में पेश किया, ये सबसे सशक्त लोकपाल होगा जो बिल पेश किया है और इससे हमारी व्यवस्था को बहुत अच्छा सुधार मिलेगा। जी हाँ जी, नवीन जी, सबसे सशक्त लोकपाल होगा, यहीं से सवाल उठ गया मेरा। तो देखिए, ये जो बिल सरकार लेके आई है, जी हाँ, इस बिल से भ्रष्टाचार कम होने की बजाय बढ़ेगा। मतलब ये सशक्त लोकपाल नहीं सशक्त होगा? नहीं, ये बड़ा सशक्त लोकपाल है। ये उनके लिए जिनको भ्रष्टाचार ज्यादा करना है, उनके लिए है। जी जी, प्रदीप जी, यही सवाल आपसे, क्या ये लोकपाल बिल सशक्त लोकपाल बिल होगा? पहली बात तो ये बिल कांग्रेस ने पेश नहीं किया है, ये सरकार ने पेश किया है। जी बिल्कुल, सरकार ने पेश किया है। तो इस शब्दावली को मैं चाहूंगा कि सतीश जी ठीक करें। दूसरा, जो बिल प्रस्तावित है, एक दंत विहीन लोकपाल बनाया जा रहा है, जिसके पास ना कोई सजा का अधिकार होगा, जिसकी नियुक्ति में, जिसके हटाने में सरकार का कंट्रोल रहेगा। हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? सीबीआई के बारे में सरकार ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि हम सीबीआई का दुरुपयोग करते ही रहेंगे। क्यों दायरे में नहीं आएगा? लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि मैं इसके दायरे में आना चाहता हूं, लोकपाल बिल के। जी, लेकिन कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री को इसके दायरे में आने से रोक रहे हैं? जी नवीन जी बताइए। इसको प्रधानमंत्री को स्वयं स्पष्ट करना चाहिए। जी, आखिर प्रधानमंत्री इच्छा व्यक्त करके वाहवाही लूटने की मतलब कोशिश क्यों कर रहे हैं? जी जी, हाँ जी, सतीश जी आप बताइए। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे आदमी हैं। वो कहते हैं मैं इसमें आना चाहता हूँ, लेकिन सरकार को सारी बातें सोचनी पड़ेगी। जब प्रधानमंत्री को भी हम इसमें ले आएंगे, सीबीआई को भी इसमें ले आएंगे, तो हमारे को एक देश की व्यवस्था देखनी है। क्यों? ट्रांसपेरेंसी बनेगी ना सर, इससे ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ेगी, लेकिन ट्रांसपेरेंसी हर एक चीज में भी वो नहीं होती कि भाई सारा ही सब कुछ पब्लिक के सामने आ जाए। सर, लोकतांत्रिक देश है, ट्रांसपेरेंसी तो जरूरत है। प्रधानमंत्री जैसी जो पोस्ट है या सीबीआई जैसी जो है, उसका सब कुछ ओपन हो जाएगा, तो बहुत सी चीजों में कुछ टॉप सीक्रेट भी होती है। जी बिल्कुल, टॉप सीक्रेसी होती है। ये बात होती है कि सब कुछ रख दिया जाए। किसी भी चीज के ऊपर कानून लगाना तो बहुत आसान बात है, कमी निकालना बहुत आसान है, लेकिन जब उसको फेस करना पड़ता है तो पता चलता है इस देश की जो अर्थव्यवस्था 62 सालों में इतनी अच्छी ऊपर तक लेकर गए हैं, यानी कि आज भारत का नाम संसार के अंदर तीसरे चौथे नंबर पे है। भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, जो ये टीम है इस टाइम, डॉक्टर मनमोहन सिंह की, प्रणब मुखर्जी की, पी चिदम्बरम की या सोनिया गांधी जी के, उसमें ये देश सबसे अच्छी तरक्की कर रहा है। अगर ये भी कोई दो राय नहीं है सर। सुनो, ये भी अगर भला नहीं कर सकती ना, हमें लगता है कि विषय से भटक रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल, हमने ये नहीं कहा, हम लोकपाल पे जा रहे हैं, हम लोकपाल पे जा रहे हैं। इससे बढ़िया लोकपाल बिल पेश नहीं हो सकता। फिर भी अभी ये पेश किया है, सारी पार्टियां बहस करेंगी उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसके अंदर कोई माल्या संशोधन की जरूरत होगी तो वो भी हो जाएगा, लेकिन इससे बढ़िया लोकपाल बिल। सर, एक प्रोसेस जो हम जब प्रस्ताव रखते हैं और जब पेश की जाती है एक चीज संसद में, तो एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, वो तो फॉलो नहीं किया गया ना लोकपाल के उसमें। कौन कहता है प्रॉपर फॉलो नहीं किया? सर, क्या पूरा टाइमिंग मिला? क्या सब कुछ ऐसा था? देखिए, मेरा इसमें कहना है जी, प्रदीप जी, जिस स्टैंडिंग कमेटी का जिक्र सतीश पंसारी जी कर रहे हैं और जिसके अध्यक्ष अभिषेक मनु सिंघवी हैं, जी हाँ, और वो अभिषेक मनु सिंघवी जी उन्हीं एलएम सिंघवी के बेटे हैं, जी हाँ, जिन्होंने 1963 में इस तरह के एक बिल को लोकपाल नाम का बिल दिया था। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जी ने जिस तरह से स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सदन में पेश की है, मैं उस पर सवाल खड़ा करना चाहता हूं। जब बहुमत ने पक्ष में दिया तो जिन लोगों ने असहमति जाहिर की है, असहमति जिनकी कम है, माइनॉरिटी को मेजोरिटी बता दिया, मेजोरिटी को माइनॉरिटी बता दिया, इससे बड़ा खेल और कौन कैसे कर सकता है? बिल्कुल, एक सवाल। हाँ जी, बोलिए। देखिए, इन लोगों ने जो बिल बनाया है, सीबीआई को इन्होंने बाहर कर दिया है। सीबीआई का शिकंजा ये छोड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनको कभी मुलायम पे यूज करना है उस सीबीआई को, कभी मायावती पे यूज करना है उस सीबीआई को, कभी अपनी सरकार बचानी है, कभी कुछ करना है। और 2001 में मैं बताऊं सतीश जी को,
प्रणब मुखर्जी ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें खुद उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के अंडर होना चाहिए। लेकिन उस समय प्रणब मुखर्जी अपोजिशन में थे और अपोजिशन में थे। आ गए तो उनका रुख बदल गया। अब उनका रुख बदल रहा है। हर चीज को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। जी हम सीबीआई के मुद्दे पर आएंगे, लेकिन इससे पहले आपने जो मुद्दा उठाया माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज का, जो सबसे बड़ी चीज है माइनॉरिटीज की बात यहाँ पर की गई है। और वैसे भी अगर हम अपने संविधान जी ये एक बात से ग्रसित है कि जो कुछ भी हुआ वो गलती हो रहा है। मान लिया अन्ना हजारे जी ने, सुनो एक मिनट, लोकपाल के ऊपर ही उन्होंने पहले मन बना लिया कि भाई हम तो भूख हड़ताल करेंगे ही। हम तो 5 राज्यों में चुनाव है, उसमें कांग्रेस कारण हुआ ना, कांग्रेस का विरोध करेंगे ही। उन्होंने पहले मन बना रखा है कि 2014 में इलेक्शन हो रहे हैं तो उसमें कांग्रेस का विरोध करेंगे, सोनिया गांधी के घर से हम जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने मन बना रखा है। अभी लोकपाल बिल आया भी नहीं था। तो चलिए उनकी बातों, उनकी मांगों को मान लीजिए। अभी लोकपाल बिल मान तो ले, लेकिन पूरे देश का देखना है, एक आदमी का थोड़ी देखना पूरे है। देश की आवाज है, एक आदमी नहीं है, देश की आवाज है। अन्ना विचार है, आदमी नहीं है। अन्ना विचार है, चलो पूरे देश की आवाज है तो पता लग जाएगा। पूरे देश के हिसाब से फिर लोग बता देंगे, कांग्रेस पार्टी को बता देंगे, सरकार को बता देंगे कि आप ठीक माफ कीजिए, रोकना चाहूंगी। हमने यहाँ माइनॉरिटीज की बात की। संविधान में एक पूरी चीज हम बोलते हैं कि माइनॉरिटीज के तहत कोई भी रिजर्वेशन या आरक्षण नहीं हो सकता। नहीं, मैं इसमें साक्षी जी की बात कहना चाहूंगा। जी कहिए। मैं माइनॉरिटी और मेजोरिटी का उस संदर्भ में उपयोग नहीं कर रहा था। मैंने कहा कि जो संसद की स्टैंडिंग कमेटी है उसमें जो बहुमत आया विचारों का, जी आप उसकी बात करें, उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन जिस माइनॉरिटी की आप बात कर रहे हैं मैं उस पर भी आपत्ति प्रकट करना चाहता हूं। हाँ कि सरकार ने इस लोकपाल बिल में लोकपाल के चयन की जो समिति बनेगी उसमें माइनॉरिटी कमेटी का जो आरक्षण दिया है उस कम्युनिटी के बारे में, इस पर भी मैं आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं। हाँ, मेरा ये सवाल भी यही है। क्योंकि संविधान में धर्म के आधार पर किसी भी तरह के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार ये चाहती है कि धींगा मस्ती से आरक्षण का मुद्दा उसमें डाल दीजिए, फिर कुछ लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से सेट असाइड हो जाएगा और मामला लटका रहेगा और फिर से पेश हमारा नहीं हो पाएगा जो लोकपाल बिल है। बात वही की वही अटक जाएगी। कम से कम जब अन्ना जी ने अनशन तोड़ा था तो उस टाइम पे एक पूरी की पूरी संसद ने एक लिखित में एक चीज कहा था, बोला था, देश के सेंस ऑफ हाउस कहा गया था। वो सेंस ऑफ हाउस अब कहाँ है? देखो अब कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि संसद को ये लोग संसद की इज्जत नहीं करते, संसद का मान नहीं करते। हम संसद की इज्जत भी करते हैं और उनका मान भी करते हैं, लेकिन उन संसद के अंदर जो बैठे हुए जो चोर हैं, जो बैठे हुए अपराधी हैं, उन लोगों के ऊपर हम उन लोगों से ऑब्जेक्शन है, हमें संसद से ऑब्जेक्शन नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी ने लेटर दिया, अन्ना जी को लेटर लिख के दिया प्रधानमंत्री जी ने। अब प्रधानमंत्री की तो इतना ही बहुत होता है कि वो अनाउंस कर देते हैं कोई भी चीज, तो बहुत होता है। लेकिन अब वो प्रधानमंत्री जी का कहां पे, उनका जो वायदा था वो कहां पे गया? तो अब संसद को, प्रधानमंत्री को पॉलिटिकल लोगों के प्रति लोगों में गुस्सा इसीलिए है क्योंकि इन लोगों के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता, रहा नहीं है क्योंकि रहा इसलिए नहीं है कि इन्होंने काम ही नहीं किए। सतीश जी यहाँ पर दो सवाल उठे, एक माइनॉरिटीज का उठा और एक यहाँ पर मैं चाहूंगी आप दोनों का जवाब दीजिए। दोनों का जवाब ये है कि संसद के ऊपर तो इतबार है ही नहीं। ये तो सड़क पे ही कानून बनवाना चाहते हैं गोली की बंदूक के ऊपर कि नहीं भाई हमने ये बात कह दी। नहीं देखो, सड़क की बात आप कहें, हमने गोली की भाषा नहीं बोला। हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, हम लोग भाषा में सहमत हुआ। सतीश जी की बात कंप्लीट हो जाए। जब मैं बीच में नहीं बोला, मेरा कहने का भाव सिर्फ ये है कि ये तो पहले से ग्रसित है। ठीक है कि भाई हमारे को इसका तो लोग विरोध करना ही करना है। पहले कहते थे हम पॉलिटिकल पार्टी को साथ नहीं लगाएंगे, अब सारी पॉलिटिकल पार्टी उनकी स्टेज पे थी। वो तो पहले से ये है कि हमने कांग्रेस बीच में आ सकती थी, कांग्रेस को भी बुलाया गया, बुलाया गया। मैं ये कह रहा हूँ नहीं बुलाया गया, कांग्रेस साहस नहीं जुटा सकी वहां पर आने का और उनके सवालों का सामना करना। जनता के सामने सर आपने यहाँ पर अभी एक वाक्य का इस्तेमाल किया, एक वाक्य का इस्तेमाल किया कि बंदूक की नोक पर। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। अन्ना के जितने भी अनशन हुए वहां पर ऐसी कोई